हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारा सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 4, जो 5 मिनट जी के कैप्सूल का भाग होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करके जाएं और साथ साथ शेयर भी अपने ग्रुपों में कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? B6, B2, B12, B1 किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B12 की कमी से होता है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि विटामिन की कमी से और कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी आपको याद रखना है, और आपको जीरो थैल्मिया भी याद रखना है, जीरो थैल्मिया। विटामिन B1 जो है उससे कौन सा रोग होता है? बेराबेरी रोग होता है। विटामिन B2 उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? उसकी कमी से कोल्सिस रोग होता है, और ग्लासाइटिस रोग होता है, और साबारिक नाम का एक रोग होता है। बात करें हम B3 की, तो B3 से चर्म रोग होता है, ये एक याद रखना है आपको। और जो वृद्धि है उसमें कमी होती है। बाल भी जो सफ़ेद होते हैं उसमें भी किसका मुख्य कारण है? ये मुख्य कारण है B3 का। और जनन शक्ति, जनन क्षमता जो है उसमें जो कमी आती है वो भी B3 के कारण ही आती है। विटामिन B5 की बात करें तो पेलग्रा नाम का एक रोग होता है। और विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 में रक्त अल्पता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन, जो पेशी है मस्कुलर पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, वो किसके कारण होता है? B6 के कारण होता है। B9 और B12 के कारण रक्त अल्पता होती है। और विटामिन सी के कारण क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी सूखा रोग होता है। और विटामिन ई की अगर बात करें तो विटामिन ई है जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। और जो मस्कुलर इलनेस है यानी पेशीय कमजोरी है वो किसके कारण होती है? वो होती है विटामिन ई के कारण। के की बात करें तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये विटामिन आप लोग को, विटामिन की कमी से होने वाले रोग आप लोगों को याद रखने हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे फिर याद करते रहेंगे नियमित अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसे एप्सम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है? एप्सम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और आपका मैग्नीशियम सल्फेट। तो जो एप्सम सल्फेट है वो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सल्फेट भी कहा जाता है। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ये एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी वो ही सीरीज हमारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता? यानी ये वो अम्ल मुझे बताना है कि जो अंगूर में नहीं पाया जाता। तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक पाया जाता है। टार्टरिक तो मेन है अंगूर का, और सिट्रिक खट्टे होने की वजह से, और मॉलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। जबकि आप लोग जानते होंगे कि जो एसिटिक एसिड है वो मुख्यतः किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, ये किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। किस में? सिरके में पाया जाता है या विनेगर में पाया जाता है। क्लियर है? और बात कर लेते हैं कि कौन सा एसिड प्राकृतिक रूप में कहाँ से कहाँ मिलता है। तो देखिए, जो लाल चींटी और बिच्छू होते हैं उनके डंक में हमें क्या मिलता है? फार्मिक एसिड मिलता है। जितनी भी सारी खट्टी चीज़ें हैं या नींबू कुल के जो फल हैं उसमें क्या मिलेगा? उसमें मिलेगा आपको साइट्रिक एसिड। जितनी भी हरी चीज़ें हैं जैसे घास हुई या पत्ते हुए, इनमें हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा, यानी बेंजोइक अम्ल इसमें हमें मिलेगा। सारेल का वृक्ष जो होता है, सारेल का वृक्ष जो है इसमें एक अलग अम्ल मिलता है जिसे ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। क्लियर है?
फलों का कोई भी रस हुआ, यानी फलों को गलाकर कोई भी चीज़ बनेगी, या सिरका जिसको हम कह देते हैं, उसमें हमेशा कौन सा अम्ल मिलेगा? हमें एसिटिक एसिड मिलेगा। फिटकरी में और शोरा में कौन सा अम्ल मिलता है? ये नाइट्रिक अम्ल मिलता है। और हरा कसीस में क्या मिलता है? हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा जो बैटरीज होती हैं, जो घरों में इस्तेमाल होती हैं इन्वर्टर के साथ में, उसमें भी पाया जाता है। इमली और अंगूर, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। आपने देखा होगा कि टार्टरी क्या होती है? जो खट्टी कोई चीज़ अगर करनी होती है तो उसे उसमें टार्टरी डाली जाती है। जबकि बात करें दूध में, तो दूध में लैक्टिक अम्ल हमारा पाया जाता है। और यूरिन में बात करें, यानी मूत्र में बात करें, तो यूरिक एसिड मिलता है, यानी यूरिक अम्ल हमारा पाया जाता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमापी में किसका प्रयोग पारे के विकल्प के रूप में किया जाता है? यानी जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी के स्थान पर किसका प्रयोग हम कर सकते हैं? ऑप्शन है ब्रोमीन, सेलेनियम, क्लोरीन और गैलेटिन। तो सेलेनियम इसका सही आंसर हो जाता है। पारे के जो विकल्प के रूप में है वो सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कॉटन जीन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? कॉटन जीन का मतलब है कि जो रुई धुनने वाली मशीन है, आपने देखा होगा कॉटन को धुनने वाली मशीन जिसे हम कहते हैं, आप लोगों ने रजाई वगैरह तैयार कराई होंगी तो उसके पहले जो है कॉटन को धुना जाता है। तो उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? वो एल्वा एंटनी ने किया था। तो कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? ये एल्वा एंटनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होता है। यानी हमें ऐसे मेटल का नाम बताना है जो एंटीबैक्टीरियल हो, यानी जो बैक्टीरियाज को मार दे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सुबह सवेरे या हम लोगों को तांबे में रखे हुए बर्तन का पानी पीना चाहिए। तो उसका मेन कारण यही है कि तांबा एकमात्र ऐसा धातु है जो जीवाणुरोधी होता है, यानी एंटीबैक्टीरियल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है कॉपर या तांबा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में तांबे के जो बर्तन हैं उसका प्रयोग किया जाता होगा पानी रखने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऐसा है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता? यानी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रोग संक्रमित रोग नहीं है। तो देखिए, एड्स भी संक्रमित होता है, सिफिलिस भी संक्रमित होता है और हेपेटाइटिस बी भी संक्रमण से होता है, जबकि सिरोसिस जो है संक्रमण से नहीं होता है। क्लियर है? तो इन रोगों के बारे में अब हम जानकारी ले लेते हैं। तो सिफिलिस क्या होता है कि शरीर पर लाल लाल कलर के चकते बन जाते हैं और इनको छूने से क्या हो जाता है? इनको छूने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल जाता है। और जबकि सिरोसिस की बात करें तो सिरोसिस जो है ये यकृत का कैंसर यानी लीवर का कैंसर होता है और ये एक संक्रमित बीमारी नहीं है। बाकी बात करें एड्स की तो आप लोग जानते होंगे कि एड्स जो है असुरक्षित यौन संबंधों से होता है और हेपेटाइटिस बी जो है ये भी संक्रमण से होता है। क्लियर है? तो सारे रोग यहाँ पर आए। सिरोसिस जो होता है यकृत का कैंसर होता है, ना कि ये संक्रमित रोग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन का अभिग्रहण करता है? यानी हमें बताना है कि शरीर का जो रक्त है, रक्त में ऑक्सीजन का अभिग्रहण कौन करता है? तो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आप लोग जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन जो है शरीर में किसका अभिग्रहण करता है? ये करता है ऑक्सीजन का अधिग्रहण करता है। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं।
ये हमारा फोर्थ सेट था। ये सेट ऐसे ही अब चलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक तरह से इनको हम कहेंगे। 8 क्वेश्चन रोज लेकर के उनकी पूरी व्याख्या करेंगे, यानी पूरा पोस्टमार्टम उनका हम करेंगे, जिससे कि 8 के साथ साथ हमारे जो है और क्वेश्चंस भी तैयार हो जाए। क्लियर है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे एक और नए सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।